गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आज हम क्लास शुरू करेंगे आपका यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट हमने पंचायत पढ़ा, उसके बाद में म्यूनसिपैलिटी पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व करिए। अभी जो हम सोल्व करेंगे, अभी हम जो टॉपिक को देखने वाले हैं वो देखेंगे हम यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो भारत में जो इंडियन यूनियन है इसमें 28 आपके स्टेट हैं। ठीक है, स्टेट कितने हैं अगर आप बात करेंगे तो स्टेट्स हैं आपके 28, और आपकी जो यूनियन टेरिटरी है वो कितनी है? आपकी यूनियन टेरिटरी आपकी 8 है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे आपकी 8 है। तो 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपको, तो आप मैप के हिसाब से समझ सकते हैं यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं आपकी। ठीक है, तो इसमें 8 यूनियन टेरिटरी में आपकी कौन कौन सी आ जाती है दोस्तों? तो ये आती है आपका इधर एक एक यूनियन टेरिटरी देखिए आप, ये आपका ये वाला हिस्सा ये लेह और लद्दाख वाला आ जाता है। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी ये है आपकी। इसके अलावा सेकंड आ जाती है आपकी जम्मू कश्मीर, जो कि यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये आपकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा यहाँ जाइए तो ये आपका दादर नागर हवेली। ठीक है, और ये दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है आपका, दमन दीव ये आपका यहाँ पर, और दादर नगर हवेली ये क्या है आपका एक यूनियन टेरिटरी का पार्ट हो जाता है। एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर है आपकी चंडीगढ़, ये एक यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है आपका। ठीक है, एक यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, ये आपका यूनियन टेरिटरी है। एक यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ये यूनियन टेरिटरी है आपका। इसके अलावा एक यहाँ पर है आपका पुदुचेरी। ठीक है, तो ये एक यूनियन टेरिटरी हो जाएगा आपका। तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई आपकी, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके, और एक यहाँ पर दिल्ली। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 8 हो गई आपकी यूनियन टेरिटरी। और भारत के किस हिस्से में कौन सी यूनियन टेरिटरी है, किस स्टेट से लगी हुई आपके केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा, तो आपको ये याद होना चाहिए। ऐसी चीजें तो आपको एकदम जुबान पे याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। अभी हमारा जो टॉपिक है वो यूनियन टेरिटरी को स्पेसिफाई तरीके से यहाँ पर बताएगा, किस तरीके से भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है, उनके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, और कुछ स्पेशल यूनियन टेरिटरी जिनको टाइम टाइम पर स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। इसमें लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज के नंबर्स हैं। सबसे पहला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को 1956 में क्रिएट किया जाता है, 1956 में अंडमान निकोबार को बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ को 1966 में, जब पंजाब और हरियाणा को लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया गया था, तब 1966 में ही आपको चंडीगढ़ को बना दिया गया था यूनियन टेरिटरी के लिए। इसके बाद में दमन दीव को 1962 में बनाया गया। इसके बाद दादर नगर हवेली को 1966 में बनाया, 1961 में बनाया गया। 1961 में दादर नगर हवेली को, दमन दीव को 1962 में, और इन दोनों को 2020 में मर्ज करते हुए एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद में दिल्ली को 1956 में यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर को 2019 के अंदर और लेह लद्दाख को भी 2019 के अंदर यूनियन टेरिटरी का पार्ट बनाया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप 1956 में बनाया गया और पुदुचेरी को 1962 में यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना लिया गया है। तो ये है आपकी 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जिनको टाइम टू टाइम मर्ज किया गया है, टाइम टू टाइम क्रिएट किया गया है। इसके बाद बात करें पार्ट 8। पार्ट 8 जो है आपका, ये संविधान में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 तक चर्चा करी गई है। हाँ, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी इन 1963, जो कि पुदुचेरी को बनाया गया 1963 में, दिल्ली 1992 में। दिल्ली 1992 में तो इसको एनसीटी ऑफ दिल्ली बोला गया। क्या बोला गया? एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली 1956 में बना दिया गया था, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली 1992 में बनाया जाता है, और पहली बार दिल्ली को उसकी क्या मिल जाती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मुख्यमंत्री मिल जाता है। तो दिल्ली में असेंबली यानी विधानसभा कब बनी? 1992 में बनी। और पुदुचेरी में विधानसभा कब बनी? तो 1963 में बनी। तो सबसे पहले किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानसभा को बनाया गया, तो आप बताएंगे पुदुचेरी को अंदर, और सेकंड जो बनी आपकी वो दिल्ली बनी। ठीक है, इसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपकी विधानसभा है। जम्मू कश्मीर पहले आपका क्या स्टेट हुआ करता था, तो उसके अंदर अपने आप खुद की विधानसभा थी। क्योंकि अब स्टेट से अब उसको कन्वर्ट करके यूटी बना दिया गया है, तो उसकी अभी खुद की विधानसभा है। हालांकि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, जब इलेक्शन हो जाएंगे तो 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो जाएंगी, एक्टिव असेंबलीज हो जाएंगी। अभी एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिव किस किस में? दिल्ली एंड पुदुचेरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका The parliament can be established a high court for a J&K, Delhi and in the only union territory that has a high court
ऑफ इट्स ओन। यानी दिल्ली और आज की डेट में अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए आज की डेट में कितनी यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो आपकी हाई कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया है, तो आप बताएंगे दो ऐसे हाई कोर्ट है, दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें खुद के हाई कोर्ट्स हैं। सबसे पहले आप बताएंगे दिल्ली और सेकंड बताएंगे आप कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, आप उसके बाद में खुद का हाई कोर्ट था, तो अब वो यूटी बन चुका है तो उसका हाई कोर्ट अब यूटी का हाई कोर्ट हो गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट है और आपको दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट है। दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो 1966 में बनाया जाता है। ठीक है, दिल्ली का हाई कोर्ट कब बनाया जाता है? 1966 में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में दिल्ली को दिल्ली ना कहकर एनसीटी ऑफ दिल्ली बोला गया। ठीक है, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली कब बना गया? 1969 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। और इसी एक्ट की सिफारिश पर, इसी अमेंडमेंट एक्ट की संशोधन करने पर दिल्ली को उसका लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया, विधानसभा दिया गया और मुख्यमंत्री के चुनाव भी कंडक्ट कराए गए इसके अगले साल से। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली इज फिक्स 70 मेंबर। यानी दिल्ली की जो विधानसभा है उसके असेंबली के मेंबर कितने हैं टोटल? तो आप बताएंगे 70, यानी 70 हैं कुल। ठीक है, और आर्टिकल 239 जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वो किस तरीके से काम करेगा, वो सारा का सारा किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 239 के अंदर। इसके अलावा आर्टिकल 239 ए में क्या लिखा हुआ है? क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर किस तरीके से लेजिस्लेचर यानी विधानसभा को बनाया जा सकता है, भंग करा जा सकता है, वो किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 239 ए में। आर्टिकल 239 ए किस चीज से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 239 डबल ए आपका दिल्ली के स्पेशल राइट से रिलेटेड है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली के स्पेशल राइट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 239 ए। आर्टिकल 239 ए बी प्रोविजन ऑफ केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यानी किसी भी तरीके से यूटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए, सरकार अपना काम करने से अपने ड्यूटी निभाने में फेल हो जाए, तो ऐसे में होगा क्या? आर्टिकल 239 ए बी में उसके अगेंस्ट में क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है यूटी के अंदर? वो आर्टिकल 239 ए बी से रिलेटेड है। इसके बाद में आर्टिकल 239 बी किस चीज से रिलेटेड है? पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति शासन के दौरान या किस आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, जब पावर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको सही तरीके से ना चलाया जाए। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ऑर्डिनेंस किन किन मामलों पर लाया जा सकता है और कौन लेके आएगा? तो केंद्र शासित प्रदेशों में ऑर्डिनेंस लाने का जो राइट है वो राष्ट्रपति का है और वो आर्टिकल 239 बी का इस्तेमाल करके ला सकते हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 किस चीज के बारे में बताता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। यानी जो प्रेसिडेंट है उसके पास में पावर है यूनियन टेरिटरी के लिए कुछ भी किसी भी प्रकार का लॉ कानून बना सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइन बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। यह आपका किसका हक है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। किस पावर का इस्तेमाल करके? आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 241। आर्टिकल 241 क्या बोलता है? आर्टिकल 241 बोलता है आपका हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। यानी किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर हाई कोर्ट को बनाया जाएगा, तो ये पावर जो है किस आर्टिकल में दी गई है आपको पार्लियामेंट को? तो ये पावर दी गई है आर्टिकल 241 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका शेड्यूल ट्राइबल एरिया। यानी जो आपका यूनियन टेरिटरी था वो वहां पर कंप्लीट होता है। आप संविधान का जो पार्ट 8 है वो यूनियन टेरिटरी और उससे रिलेटेड आर्टिकल से है जो कि हम पहले चर्चा कर चुके। अभी जो हम चर्चा करेंगे शेड्यूल ट्राइबल एरिया। शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो है हमारे संविधान का जो पार्ट 10 है, भाग जो 10 है उससे रिलेटेड है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, किस तरीके से इनकी पावर होंगी, सीमा होंगी, किस तरीके से काम कर सकते हैं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, किस किस तरीके से यहाँ पर बॉडीज काम करती हैं, सरकार का, स्टेट का या सेंटर का लॉ यहाँ पर लागू होता है, वो सारा यहाँ हम पढ़ेंगे। इसके लिए एक आर्टिकल काम करता है आर्टिकल 244 और दूसरा आर्टिकल काम करता है 244A। दो आर्टिकल यहाँ पढ़ने वाले हैं हम। आर्टिकल 244 क्या बोलता है? आर्टिकल 244 जो कि संविधान के पार्ट 10 में है, ये बता, ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। इसके अलावा 5th शेड्यूल जो है ये भी शेड्यूल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। और एक आती है आपके 6th शेड्यूल।
छठी अनुसूची जो आपके ऑटोनोमस शेड्यूल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, तो हम दोनों पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बताता है, द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4 स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो शेड्यूल 5 क्या बताता है कि किस तरीके से जो यूनिट आपका शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल ट्राइबल एरिया में आपका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करेगा, और जो आपका शेड्यूल ट्राइबल एरिया को उनको किस तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है, ये सारा काम आपका शेड्यूल 5 के अंदर है, एक्सेप्ट 4 स्टेट, यानी 4 स्टेट को छोड़कर। 4 स्टेट कौन कौन से आपके, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये आपके शेड्यूल 6 में काम करने वाले हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, यानी शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, यानी भारत में कोई भी इलाका, उसको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का राइट किसके पास में होता है। तो भारत में कोई भी एरिया उसको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का राइट जो है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। नेक्स्ट है आपका एम्पावर द डिक्लेयर टू एन एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। He can also increase or decrease in area, alter and boundaries lines, यानी भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है किसी भी इलाके को शेड्यूल ट्राइबल एरिया घोषित कर देना, उसकी बाउंड्रीज को कम करना, बढ़ाना, ऑल्टरेशन करना, वो सारा काम किसका है, भारत के राष्ट्रपति का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरी स्टेट हैव बीन शेड्यूल्ड एरिया हैज टू सेट अप अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी हर स्टेट का ये अपना एक राइट होगा कि वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकता है, जिसके अंदर कितने मेंबर होंगे, जिसके अंदर 20 मेंबर होंगे, जिसके अंदर 20 मेंबर होंगे, ठीक है। इसके अलावा लो एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया, यानी कुछ ऐसे कानून जो कि शेड्यूल एरिया में लागू होने चाहिए या नहीं लागू होने चाहिए, ये किसका अधिकार है कि किस तरीके से लागू हो। तो द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट एंड द पर्टिकुलर एक्ट of the parliament or the state legislature shall not be applied to the scheduled area or shall any with modification, यानी राज्यपाल को यह अधिकार है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या राज्य की विधानसभा के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून शेड्यूल्ड एरिया में किस तरीके से लागू होगा, नहीं होगा, कुछ चेंजेस के बाद लागू होगा या लागू करना ही नहीं चाहिए, ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास में होती है, राज्य के राज्यपाल के पास में होती है। यानी राज्य का राज्यपाल ये डिसाइड करेगा कि स्टेट और सेंटर के कानून को शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में एज इट इज लागू करना है, कुछ चेंजेस के बाद लागू करना है या लागू नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका द ट्राइबल एरिया इन द 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसमें ऑटोनोमस पावर चलती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट किस शेड्यूल का हिस्सा है, तो आप बताएंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का जो कंसेप्ट है वो आपका शेड्यूल 6 का हिस्सा है। इसमें आपके 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, यानी राज्यपाल को यह अधिकार है कि जो आपके स्वशासित जिले हैं उनको संगठित करना और पुनर्गठित करने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर ऑफ whom 4 are nominated by the government and the 26 are elected on the basis of adult franchises, यानी ऑटोनोमस काउंसिल जो होती है, देखिए शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो होंगे उसके अंदर 20 मेंबर की बॉडी होगी, जो ऑटोनोमस शेड्यूल ट्राइबल एरिया होंगे उसके अंदर 30 मेंबर की बॉडी होगी। इन 30 मेंबर में 4 मेंबर तो ऐसे होंगे जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर से यानी राज्य की विधानसभा से चुने जाएंगे, और 26 मेंबर ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। और इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन में हिस्सा कौन लेंगे, उसी पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के लोग हिस्सा लेंगे, और 26 लोगों का चुनाव होगा, 4 लोग नॉमिनेटेड होंगे, 30 लोग मिलकर बनाएंगे एक वहां पर ऑटोनोमस काउंसिल, जिसका काम क्या होगा, वहां के लोगों के लिए सैनिटेशन का, एजुकेशन का, हेल्थ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का, नालियों का, नालों का, साफ सफाई का काम देखना, ये सारा का सारा काम वहां की ऑटोनोमस काउंसिल का होगा। आप कह सकते हैं कि वो ऑटोनोमस काउंसिल वहां के एरिया के लिए एक मिनी संसद, एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन मेक लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन इन द फॉलोइंग एरियाज, तो कौन कौन से लॉ, रूल या रेगुलेशन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकती है अपने जो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। तो कौन कौन से हैं आपके, नंबर 1 लैंड मैनेजमेंट, अगर सरकार को कोई भी कोल माइनिंग या किसी भी चीज से माइनिंग का काम करना है
और वो ऑटोनोमस स्टेट में आता है, तो वहाँ की जो ऑटोनोमस काउंसिल है उससे पहले ये परमिशन लेनी होगी कि वो लैंड माइनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर काउंसिल इस चीज़ को अप्लाई नहीं करती है तो वहाँ सरकार का कोई भी राइट वहाँ पे नहीं काम करेगा कि वो लैंड माइनिंग का काम वहाँ पर कर सके, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी वहाँ की जो फॉरेस्ट है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, प्रिजर्व करा जा सकता है, ये पूरा का पूरा राइट वहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का होगा। और ये रिकमेंडेशन भी दे सकती हैं सेंटर को या स्टेट को कि किस तरीके से वहाँ पर रिफॉर्मेशन का काम कराया जाए ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके, ठीक है। वहाँ के जो फॉरेस्ट एनिमल होते हैं या आपके फ्लोरा और फोना होते हैं उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट है आपका वाटर रिसोर्सेज। तो ट्राइबल एरिया में जो वाटर रिसोर्सेज हैं जो आपके नेचुरल हैं या आपके मैनमेड हैं, किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है या प्रिजर्व करा जा सकता है। तालाब बनाए जा सकते हैं, नदियों का बहाव का पानी है वहाँ की खेती के लिए यूज करा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन। तो जो ट्राइबल एरिया से ट्राइबल एरिया के अंदर जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर को वहाँ पर किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, वहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन वहाँ पर दी जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से आप जैविक खेती भी के साथ साथ में आपका जो आपका यूरिया और आपकी खेती के जो प्रोडक्शन है उसको हाई किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी फसल को काटने के बाद में बाजार में किस तरीके से बेच सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई नाम एक संस्था है, ठीक है। ई नाम एक संस्था है आपका जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये आपका ऑनलाइन बाजार है जिसमें आप अपनी फसलों को खरीदे और बेच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ विलेज काउंसिल्स, यानी जो विलेज काउंसिल्स होती हैं, जो विलेज पैसा एक्ट मैंने आपको बताया था, तो पैसा एक्ट यहाँ काम करेगा। तो विलेज काउंसिल की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, किस तरीके से नहीं होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन में हिस्सा कौन लेगा, सारा काम ऑटोनोमस काउंसिल का होगा। पब्लिक हेल्थ का काम देखने का काम ऑटोनोमस काउंसिल का होगा। सैनिटेशन साफ सफाई का काम ऑटोनोमस काउंसिल का होगा। विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसिंग मैजिस्ट्रेट एंड डाइवोर्स, ठीक है। विलेज लेवल पर टाउन लेवल पर पुलिसिंग और मैरिज एंड डाइवोर्स वगैरह सारी की सारा ये सारी एक तरीके से अथॉरिटी किसके पास में होगी, आपका ऑटोनोमस काउंसिल की। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सोशल कस्टम्स, मनी लैंडिंग एंड ट्रेडिंग। जो आपके सोशल कस्टम्स होते हैं, मनी लैंडिंग होते हैं, ट्रेडिंग होते हैं, या माइनिंग या मिनरल्स होते हैं, इन सभी चीजों से रिलेटेड फाइनल अथॉरिटी किसके पास में होगी, आपकी ऑटोनोमस काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, इसके पास में होगी। ये अगर इन किसी भी मामले पे अपनी परमिशन नहीं देती है तो राज्य सरकार या सेंटर का कोई भी राइट नहीं बनता है कि इनके जो राइट हैं उनको अबोलिश करते हुए अपने हित के लिए कोई भी एक्टिविटी को यहाँ पर फॉलो कर सके। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने अधिकारों का यूज करते हैं। अब एक बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। तो ऑटोनोमस जो काउंसिल होती हैं इनकी जुडिशियल पावर कैसी होती है, जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव पावर टू फॉर्म कोर्ट टू हेयर केसेस वेयर बोथ पार्टीज आर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मैक्सिमम सेंटेंस इज लेस देन 5 years इन प्रिजन। यानी स्वायत्त जिला परिषदों के पास कर, शुल्क और टोल लगाने की शक्तियां होती है। भवन, भूमि, पशु, वाहन, नाव क्षेत्र में माल प्रवेश करना, सड़क, घाट, पुल, रोजगार और आय व स्कूलों, सड़कों के रखरखाव के लिए सामान्य कर लगाना, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम होता है आपका ऑटोनोमस जो आपकी काउंसिल होती है उनका, ठीक है। तो इसमें हिंदी ये जो है ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है, ये इसका अलग है, वो ऊपर वाला अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है पावर टू फॉर्म कोर्ट टू हियर, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में ये एक जुडिशियल पावर होती है कि अगर कोई भी क्राइम होता है उसके एरिया में तो वो मैक्सिमम 5 साल के लिए सजा दे सकती है। ये स्पेशल पावर होते हैं यहाँ पर। इसके बाद में टैक्सेशन एंड रेवेन्यू, यानी टैक्स लगाना और रेवेन्यू का काम किस तरीके से ऑटोनोमस काउंसिल के हाथों में होता है। नंबर 1 आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है पावर टू लेवी टैक्सेस, फीस एंड टोल्स, यानी उनके पास में कर लगाने की सुविधाएं किस तरीके से होती हैं, जैसे बिल्डिंग्स एंड लैंड, एनिमल्स, व्हीकल्स, बोट, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द एरिया, रोड्स, फेरीज, ब्रिजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ जनरल टैक्सेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स एंड रोड्स। यानी किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो मैंने इंग्लिश में यहाँ पढ़ा है इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर हिंदी में ऊपर दिया हुआ है। यानी स्कूल हो गए, आपके वाहन हो गए, रखरखाव हो गए, नाव क्षेत्र हो गए, भूमि हो गए, पशु हो गए, ठीक है, भवन हो गए, पुल हो गए, रोजगार हो गए, सड़कें हो गए, इन सभी पर टैक्स लगाना, उनके रखरखाव करना, ठीक है, मैनेजमेंट करना, सारा किसका काम होगा, आपका ऑटोनोमस काउंसिल का होगा, ठीक है भाई।
इसके बाद में आर्टिकल 244, तो आर्टिकल 244 क्या बोलता है आपका? आर्टिकल 244 बोलता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। यानी आर्टिकल 244 बोलता है कि शेड्यूल जो ट्राइबल एरिया होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से, प्रशासनिक कार्य किस तरीके से किया जाएंगे, आर्टिकल 244 बताता है। आर्टिकल 244 ए क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट, यानी किस तरीके से भारत के अंदर किसी भी स्टेट को ऑटोनोमस स्टेट बनाया जा सकता है, आर्टिकल 244 ए का पार्ट है। ठीक है भाई, तो ये था आपका शेड्यूल ट्राइबल एरिया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी हमारे संविधान के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ संवैधानिक निकाय होती हैं जो अपने पास में स्पेशल पावर, एक ऑटोनोमस पावर रखती हैं। तो वो स्पेशल पावर, ऑटोनोमस पावर कौन कौन सी है उस पर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके लिए आर्टिकल 324 काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 324 काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था आपका, कब किया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कर दिया गया था आपका 1950 के अंदर। इसका काम क्या है? सेंटर और स्टेट लेवल पर कानून इलेक्शन कराना। सेंटर और स्टेट लेवल पर इलेक्शन कराने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 कमीशन बॉडी काम करती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सीनियरिटी बेसिस पे होता है, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर का सुपीरियर, सीनियर तो है, पर बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर इसके सबऑर्डिनेट नहीं है। ये तीनों के क्या है? इक्वल हैं। एग्जाम में कई बार आता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़कर बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सबऑर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ होते हैं। तो अधीनस्थ नहीं होते हैं, ये तीनों इक्वल होते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो बॉडी है वो कितने मेंबर की, तो आप बताएंगे 3 मेंबर की बॉडी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका, ये आर्टिकल 314 में काम करता है। ठीक है, वैसे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका 308 से 323 तक है, पर स्पेशल अगर आर्टिकल की बात करें तो 314 आप इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, 314 नंबर आर्टिकल जो है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यह आपको बताता है कि किस तरीके से स्टेट के अंदर जो कानून है, जो परीक्षाएं हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपका पार्ट, ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? आपका पार्ट 14 का हिस्सा है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन किस चीज से रिलेटेड है? आपका आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में बताया गया है कि किस तरीके से वित्त आयोग होगा, इसके मेंबर होंगे, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, मेंबर की नियुक्ति की जाएगी, कितने समय के लिए की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंस कमीशन जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, और पांचों की टर्म पीरियड 5 साल के लिए होती है। ठीक है, अभी जो आपका फाइनेंस कमीशन चला हुआ है, ये 15th फाइनेंस कमीशन चला हुआ है। कितना चला हुआ है? 15वां वित्त आयोग, जिसके चेयरपर्सन जो है NK सिंह है। और आपकी करंट न्यूज ये है कि 16th फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश कर दिया गया है, और इसके चेयरपर्सन कौन है? अरविंद पनघड़िया। तो आपको याद रखना है 16th फाइनेंस कमीशन 2026 से शुरू होने वाला है। इसके हेड रहेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे अरविंद पनघड़िया। और अभी फाइनेंस कमीशन अभी चला हुआ है आपका 15वां फाइनेंस कमीशन, इसके हेड कौन है? NK सिंह। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी GST। GST को संविधान के अंदर 2016 में, ठीक है, 2016 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया। इसके अलावा 2017 में 1 जुलाई 2017 को इसको अप्लाई कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो भारत के अंदर GST को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। इसको संविधान के अंदर कब ऐड किया गया? 2016 के अंदर ऐड किया गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। ये तीनों के तीनों क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके मेंबर हुए। ठीक है, स्पेशल पावर में बताता हूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में होता क्या है? इनके जो मेंबर होंगे उनको अपॉइंट करने की पावर राष्ट्रपति के पास में होगी। इनकी जो सैलरी होगी वो कहां से दी जाएगी? आपका आपका जो आपका वो होता है आपका कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, CFI से दिया जाता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से इनकी सैलरी दी जाती है, इनकी पेंशन दी जाती है, इनके अलाउंस दिए जाते हैं। इनको रिमूव करने की पावर भी राष्ट्रपति के ही पास में होती है। यानी इनको इनकी पोस्ट से एक बार अपॉइंट कर दिया गया तो इनको रिमूव करने की पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है, और भारत में किसी भी तरीके से इनको रिमूव नहीं करा जा सकता है, राष्ट्रपति ही इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट है।
नेक्स्ट है आपका सीएजी। सीएजी आपका जो आर्टिकल है 148, आर्टिकल 148 जो है आपका सीएजी से रिलेटेड है। आर्टिकल 148 जो बताता है, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक सीएजी से रिलेटेड है। इसमें बताते हैं कि सीएजी क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है, या इनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, इनकी सैलरी क्या होगी, इनके अलाउंस क्या होंगे, इनकी पावर्स क्या होगी, सारा कुछ होता है। तो भारत में सीएजी है, स्टेट भारत सरकार के अकाउंटेंट है, ठीक है, और इनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 148 का यूज करके। और करता कौन है? भारत के राष्ट्रपति। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को कौन अपॉइंट करता है? तो आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 का इस्तेमाल करके भारत के महान्यायवादी को अपॉइंट किया जाता है। करता कौन है? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं। और नेक्स्ट है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट होता है, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट होता है, वैसे ही कौन होता है आपका? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद को नेक्स्ट ऐसे ही कौन होता है आपका? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है आपका। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के वकील होंगे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके वकील होंगे आपके? ये होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये आपकी लगभग 12 मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इसमें, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड है, संवैधानिक संस्थाओं से रिलेटेड है, जो कि आपके संविधान के अंदर लिखा भी गया है। इनके बारे में अलग अलग पार्ट, अलग अलग आर्टिकल्स इनको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे पंचायती राज हमने अभी पढ़ा, तो पंचायती राज से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन, जैसे पंचायती राज सिस्टम हैज एन इंटरमीडिएट टायर, यानी पंचायती राज जो सिस्टम है इसमें इंटरमीडिएट जो सिस्टम है वो इनमें से किसको बोलते हैं? ग्राम पंचायत को बोलते हैं, सरपंच पंचायत को बोलते हैं, जिला पंचायत को बोलते हैं, या पंचायत समिति को बोलते हैं। तो जो इंटरमीडिएट सिस्टम है वो पंचायत समिति को बोलते हैं। पंचायत समिति जो है इंटरमीडिएट लेवल पर होता है, और पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। पंचायत समिति के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, यानी अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई है तो उनको कितने समय के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन कराए जाने चाहिए? तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। यानी अगर पंचायत डिसॉल्व कर दी जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी है, ठीक है। अगर कोई भी पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लेने चाहिए, ये बताया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका द पंचायत राज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल, यानी पंचायती राज किस प्रिंसिपल पर आधारित है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यूनिफिकेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बिफिरिकेशन ऑफ पावर। तो इसमें क्या आएगा? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का विकेंद्रीकरण ही आपका पंचायती राज है। नेक्स्ट है आपका एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू, यानी हर विलेज पंचायत, हर पंचायत को, हर जो पंचायत है वो कितने भागों में या किस भागों में डिवाइड होते हैं? तो विलेज पंचायत जो है वो वार्ड, पंच, सभा या ग्राम, किस में डिवाइड होगी? तो विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू, वार्ड तो नहीं होगी, वार्ड क्या है आपका? म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है। ग्राम तो नहीं होगा आपका, फिर पंच नहीं होगा, क्या होगा? सभा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एवरी विलेज पंचायत डिवाइडेड इनटू ग्राम्स, क्या आ जाएगा आपका? ग्राम्स, आपका सेकंड आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सभा भी नहीं होगा, सभा भी नहीं होगा, पंच भी नहीं होगा, पंच एक होता है। वार्ड आपका म्युनिसिपैलिटी में यूज होता है, और आपका क्या हो जाएगा? ग्राम्स। तो हर विलेज पंचायत तो आपकी ग्राम्स में डिवाइड होती है, किस में होती है? ग्राम्स में डिवाइड होती है। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड लार्जर अर्बन एरिया, यानी जो आपका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है लार्जर अर्बन एरिया के लिए, बट जो आपका एरिया लार्जर जो अर्बन एरिया वो काफ़ी बड़ा डेवलप होता है, तो उसमें क्या काम करता है? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेट्रो सिटी होती हैं, जो जितनी भी हमारी मेट्रो सिटी है आपकी, ठीक है, उसमें कौन काम करता है? मेट्रो सिटी के अंदर काम करते हैं आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। मेट्रो सिटी के अंदर कौन काम करता है आपका? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्ट इलेक्शन इन पंचायत, यानी पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए जो आपके वो कैंडिडेट होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। 21 साल का कोई भी इंसान पंचायत का इलेक्शन लड़ सकता है, तो मिनिमम एज पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द पंचायती राज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी पंचायती राज को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1959। अक्टूबर 2 1959 को जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत को गठित किया, ठीक है। कहां पर किया था?
राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज, यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि आपके पंचायती राज से रिलेटेड है इसमें इसके अंदर, तो आप क्या बताएंगे आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स ट्रांजिशनल एरिया, यानी ऐसा कौन सा है जो आपका विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो आपका नगर एरिया है उसके आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका जो एक तरीके से प्रशासनिक जो आधार है उसको कंट्रोल करने के लिए किस टाइप का कंट्रोलिंग बॉडी होती है। नगर पंचायत होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता। तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए जो काम करता है वो करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये था आपका यूनियन टेरिटरी, और इसके बाद में आपका जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड आपके टॉपिक था यहाँ पर। तो इस क्लास को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगला जो हमारी क्लास होगा वो होगा हमारा यूपीएससी से रिलेटेड, संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत में किस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जन्म हुआ। धन्यवाद।